आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग 4BCA 4BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन की संयुक्त क्लास सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन अर्थात सैड को पढ़ रहे हैं, जिसमें इस सब्जेक्ट के साथ अभी तक हम लोग 3rd यूनिट पढ़ रहे थे। आज से हम लोग 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे और 4th यूनिट्स का सबसे पहला टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स डिजाइन किया जाता है तो उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के साथ वो कैसा स्टैंडर्ड है, क्या डॉक्यूमेंटेशंस है, वो तो आगे पता चल पाएगा। तो अब हम यहां पर उसको स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टैंडर्ड, दीज स्टैंडर्ड्स डिफाइन द प्रोसेस दैट शुड बी फॉलोड फॉर द डॉक्यूमेंट प्रोडक्शंस। देखिए, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है ये ऐसे मानक होते हैं या ऐसे मानक की प्रक्रिया होते हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करते समय या डॉक्यूमेंट्स को बनाते समय उन्हें पालन करने के बाद परिभाषित किया जाता है। अर्थात इस तरह से कह सकते हैं इसको कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड रूल, जैसे अगर याद हो आप लोगों को, मैंने इसके पहले आपको डेटा फ्लो डायग्राम और ईआर डायग्राम बनाया, वहां आपके फिगर नहीं चल सकते, क्योंकि क्या है वहां पर फिगर पहले से निश्चित है, प्रीडिफाइन है। उन्हीं फिगर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं और उन्हीं फिगर के साथ हम काम कर सकते हैं। उसी तरह से किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को आप डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको उनके स्टैंडर्ड को मानना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस होगी जिसके हिसाब से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड्स, दीज स्टैंडर्ड govern the structure and presentation of documents। मतलब ये डॉक्यूमेंटेशंस के स्टैंडर्ड है तो उनके स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशंस डॉक्यूमेंट्स का कैसा होगा इसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। हम हमारे मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट तो उसके फॉन्ट्स क्या होंगे, कहां बोल्ड होंगे, कितने पैराग्राफ्स होंगे, क्या मार्जिन होगा, क्या हेडर होगा, क्या फॉन्ट, सो ऑन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड, दीज स्टैंडर्ड इंश्योर दैट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर कंप्यूटेबल। डॉक्यूमेंट्स का जो इंटरचेंज स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यहां पे मानक से है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड है, वे किसी स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होगा, मतलब जो हम कंप्यूटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह कॉपी भेजेंगे, उसका क्या स्टैंडर्ड होगा ये हम पहले से निश्चित कर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड डिपेंड करता है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास बाउंडेशन है, उन बाउंडेशंस पर ही आप कार्य करेंगे। तो सबसे पहला आता है यूजर मैनुअल। अब यूजर मैनुअल क्या होता है? आप सब जानते हैं यूजर मैनुअल क्या होता है। आप कोई भी डेट में, आज की डेट में प्रोडक्ट खरीदने मार्केट में जाएं, उसके साथ एक मैनुअल गाइड मिलती है। उस मैनुअल गाइड में उसको ऑपरेट करने की साथ ही उसमें उसके अंदर दी गई फंक्शनैलिटी जो भी होती है वो सभी आपके सामने वो बता देता है कि मेरे पास ये चीजें, या जो अगर ऐसे फंक्शंस को अगर ऑपरेट करना है, कार्य करना है आपको, तो यहां पर जाके इस तरह से ऐसे ऐसे कर सकते हैं। वो यही वही यूजर मैनुअल यहां है, कोई दूसरा नहीं है। यूजर मैनुअल्स एंड द हेल्प सिस्टम एंड एज वन इज डिवाइसिंग टेस्ट केसेस
particularly if it is the important to deliver a abstractions that survive the analysis should be explained in terms of। मतलब ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि जो भी यूजर मैनुअल होता है इसको उपयोगकर्ता का मैनुअल कहते हैं या हेल्प सिस्टम है, जैसा कि एक टेस्ट के मामलों को तैयार कर रहा है, खासकर यदि महत्वपूर्ण है तो वो अब्स्ट्रैक्शन जो विश्लेषण से बचता है उसके संदर्भ में बताया जाना चाहिए कि क्या फिनचेटेन मतलब व्हाट द फिनचेटेन्स participations in the entire requirements analysis and system designs including constructions the। मतलब आपके द्वारा या सॉरी हमारे द्वारा डिजाइन किए गए सिस्टम्स का ये अब्स्ट्रैक्शंस है, ये चीजें इसके अंतर्गत दी गई हैं, ये इसका इंडेक्स है, इस पेज में ये है। आप इनमें से जो चीजें देखना चाहते हैं, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही, जिस चीज को आप करना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा यूजर मैनुअल के रूप में आपके सामने दिया हुआ है। इसके बावजूद यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा हेल्प सिस्टम कस्टमर केयर है, आप वहां पर फोन करके या हमारे इंजीनियर्स जो हैं उनसे आप संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये होता है यूजर मैनुअल। दूसरा होता है प्रोग्रामिंग मैनुअल। अब प्रोग्रामिंग मैनुअल क्या है, वो तो यूजर मैनुअल हो गया। तो प्रोग्रामिंग मैनुअल मतलब बिफोर कोडिंग देयर शुड बी ए अंडरस्टैंडिंग ऑन सूडो। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्राम बनाने के लिए तैयार करने से पहले या प्रोग्रामिंग करने से पहले हम उसके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को सूडो के द्वारा, सूडो मतलब यहां पर क्या है, एल्गोरिदम हो सकती है, फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, इनमें हम पहले से प्री डिफाइन कर देते हैं ताकि हमको पता चल सके कि आखिरकार हमको करना क्या है। एल्गोरिदम्स एंड द हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा etc, ये ऐसी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम प्रोजेक्ट डिजाइन करने से पहले उसका मैनुअल तैयार कर लेते हैं। वो मैनुअल से एल्गोरिदम हो सकती हैं, सूडो कोड्स हो सकते हैं या फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं एंड द सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। और हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है और कहां तक काम करना है, ये पूरी चीजें उसके साथ पहले से डिफाइन कर देते हैं। यू वांट टू मेक यूज ऑफ, मतलब आप उनमें से किसको यूज करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है आप पे, ये यहां पर कोई बाउंडेशंस नहीं होती। दिस विल एड यू टू डिजाइनिंग ए सिस्टम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। और चूंकि आप किसी भी सिस्टम की जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो कोई एक स्पेसिफिक, भाई कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसी कंपनी का मैनुअल बना रहे हैं, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कुछ भी आप बना रहे हैं, उसका एक स्पेसिफिक पर्पज है। तो मतलब इसका यहाँ पे कहने का मतलब है कि अब एल्गोरिदम बनाना है तो एल्गोरिदम बनाने का मतलब नहीं, आप पहले देखिए कि उसका पर्पज क्या है एल्गोरिदम बनाने का। अगर आपको पर्पज ही नहीं समझ में आएगा तो आप एल्गोरिदम कैसे डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड पर्पज के बारे में जानना आवश्यक है, इसके बाद ही आप उसका मैनुअल तैयार करेंगे। मॉडर्न प्रोग्रामिंग यूजुअली रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज की डेट में जो मॉडर्न है, मॉडर्न तो आप सब जानते होंगे, वर्ड मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मॉडर्न प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज की जाती हैं। तो उन लैंग्वेजेस का यूज आज की डेट में किया जाता है। Object oriented development attempt to use the classifications, relationship and properties of object to add in program development। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की विशेषता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट अटेम्प्ट है तो उसमें जो क्लासिफिकेशंस और रिलेशनशिप है, प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट का, उनको हम प्रोग्राम डेवलपमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा एक ऑब्जेक्ट के द्वारा ढेर सारी फाइलों को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, ताकि विकास के
किसी भी कार्य को करने के लिए हम उसके गुणों का उपयोग कर सकते हैं ताकि हम आसानी से उसको मैनेज कर सकें। द ऑब्जेक्ट कैन बी एनी आइटम और कॉन्सेप्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई आइटम भी हो सकता है और कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। द ऑब्जेक्ट कंटेन बोथ एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस दैट इंटरेक्ट टू मीट ए स्पेसिफिक नीड। जो ऑब्जेक्ट कंटेन है वो एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन दोनों को एक साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है और एक स्पेसिफिक नीड मतलब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिलाने का उनको आपस में कार्य करता है। सी प्लस प्लस 4BC वाले पढ़ रहे हैं और इस समय शायद जावा भी पढ़ रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे होंगे कोई भी किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए वो मिलाना होता है, एक क्लास से दूसरी क्लास को क्या करना? मिलाना। वही ये बता रहा है। और वो स्पेसिफिक नीड मतलब अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। Attributes are properties that relate to the object and operation or methods or action that the object can perform to modify itself or data। ये तो बिल्कुल आपकी प्रोग्रामिंग की लाइन है कि एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज। भाई एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं किसी क्लास के अंदर? प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो आपस में एक दूसरे से रिलेट होती हैं। जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो वो किसी मेथड्स अथवा एक्शन, जब हम किसी क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं तो डेटा मेंबर प्रॉपर्टीज भी वेरिएबल डिफाइन किया है आपने, उस किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होगी उस वेरिएबल की, उस मेथड्स की कौन सी प्रॉपर्टी है, उन सबको एक्सेस एक साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो खुद से मॉडिफाई डेटा के साथ काम करने में सक्षम है। Access to the data within an object is available only via the object operation, also known as the interface to the object। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा केवल ऑब्जेक्ट के माध्यम से उपलब्ध होता है। भाई क्लास में किसी भी डेटा को एक्सेस करने का आपके पास क्या जरिया है? ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट ओप्स के कॉन्सेप्ट ही है कि आप किसी भी क्लास के डेटा मेंबर्स को या उसकी प्रॉपर्टीज को यदि एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना पड़ेगा। विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन आप किसी भी क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, जिसे हम लोग इंटरफेस टू द ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये था आपका प्रोग्रामिंग मैनुअल। प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशंस इन कंप्यूटर साइंस। Program specification is the definition of what a computer program is expected to do। कंप्यूटर साइंस में प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन की अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें कि आखिरकार प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस क्या है या कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह से एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेशंस उसकी होती है, प्रोग्राम क्या करना चाहता है, उससे उम्मीद हम क्या करते हैं, तो कैसे। इट कैन बी इनफॉर्मल इन विच केस इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए ब्लूप्रिंट और यूजर मैनुअल फ्रॉम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, और फॉर्मल इन विच केस इट हैज ए definite meaning defined in mathematical or programmatic terms। यह इनफॉर्मल तरीके से हम कह सकते हैं कि डेवलपर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्लूप्रिंट या यूजर मैनुअल तैयार की। जैसे मैंने बोला ब्लूप्रिंट और यूजर मैनुअल क्या हो सकते हैं? यूजर्स को निर्देशित करने का एक खाका। तो ब्लूप्रिंट या यूजर मैनुअल जो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होते हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? औपचारिक, और इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक। इन दोनों तरीके से जो तैयार किया जाता है, इन विच केस इट हैज ए डिफाइंड मीनिंग डिफाइंड इन द मैथमेटिकल और प्रोग्रामेटिक टर्म्स, और उसको तैयार करने के लिए हम गणितीय या प्रोग्रामिंग की भाषा का यूज करके
उसका जिसका एक निश्चित अर्थ हो, एक निश्चित टर्म्स के साथ उसको हम डिफाइन करते हैं। ये प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशंस के अंतर्गत आता है। इन प्रैक्टिस मोस्ट सक्सेसफुल स्पेसिफिकेशंस आर रिटन टू अंडरस्टैंड एंड फाइन ट्यून एप्लीकेशन दैट वेर ऑलरेडी वेल डिप्लॉयड। अब यदि हम बात करें कि इन प्रैक्टिस मतलब कार्य करने का, व्यवहार्य कार्य करने का तरीका, तो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल स्पेसिफिकेशंस है जिसको हम अपने एप्लीकेशंस में समझने और समझाने दोनों के योग्य हम डेवलप करते हैं, जिससे वो किसी भी एप्लीकेशंस को इंड यूजर को समझने में समस्या ना हो। ऑल थ्रू सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम आर ऑफ्टन केयरफुली स्पेसिफाइड प्रायर टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और सुरक्षा की दृष्टि से हम किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को जब डेवलप करते हैं तो सबसे पहली सावधानी हमारी ये होती है कि हम उसके डेवलपमेंट के समय सुरक्षा जरूर, सॉफ्टवेयर की सुरक्षा जरूरी है। सॉफ्टवेयर इस तरह से डेवलप नहीं करते कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया, बाकी काम तो एंड यूजर का है, अब वो डेटा बचे चाहे चला जाए मुझे क्या। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है उसको पूरा प्रोटेक्शंस देने की। तो आप इस तरह से डेवलपमेंट करते हैं। स्पेसिफिकेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एक्सटर्नल इंटरफेस दैट मस्ट रिमेन स्टेबल। मतलब एक्सटर्नल इंटरफेस मतलब बाहरी इंटरफेस के लिए जो स्पेसिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि वो स्टेबल रहे। स्टेबल मतलब लंबे समय तक चले, स्थिर रहे। ऐसा नहीं कि नहीं आज मैंने बना के दे दिया, कल तुम्हारे घर पे चले या ना चले, मैं तो चला के दिया ना आपको। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये होता है प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट है ऑपरेटर मैनुअल। अब ऑपरेटर मैनुअल क्या है, इसका ओवरव्यू बता दूं मैं आपको। ऑपरेटर मैनुअल का मतलब होता है कोई भी मशीन लाए हम, उस मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगे। या मशीन में आप देखते होंगे, जैसे आप लोगों ने बाइक देखा होगा, बाइक में आप देखेंगे तो टंकी के सामने एक स्टिकर लगा होता है। उस स्टिकर में कॉशन लिखे होते हैं, निर्देश लिखे होते हैं, कैसे फ्यूल डालना है, फ्यूल क्या नहीं जाना चाहिए। आप कभी गियर पे जाके देखेंगे तो वहां वो बताएगा कौन सा गियर कैसे लगता है। ये सब क्या है, मतलब ऑपरेट करने के मैनुअल्स होते हैं। तो सिस्टम ऑपरेटर्स मस्ट बी ट्रेन्ड प्रॉपरली सच दैट दे कैन हैंडल ऑल पॉसिबल ऑपरेशंस। जो सिस्टम ऑपरेटर होता है उसे ठीक तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए या प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। भाई प्रशिक्षित होना चाहिए मतलब जब कोई सिखाने आया है, कंपनी जब कोई मशीनरी भेजती है तो उसके साथ उसका इंजीनियर ऑपरेटर भेजता है। वो ऑपरेटर आपके लोकल ऑपरेटर को सिखा के जाता है। तो यहाँ पे वर्ड जो प्रशिक्षित होना चाहिए का मतलब कि आप उससे अच्छे से प्रशिक्षण ले ले, या फिर अगर कंपनी के बिहाफ पे देखें तो प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मतलब वो कंपनी का जो आदमी है वो बड़ा बड़ा बता के नहीं चला जाए, वो एक्चुअली उसको पूरी प्रॉपर तरीके से प्रॉपरली ट्रेंड करे, ताकि वो नियमित और पॉसिबल तरीके से ऑपरेशंस को हैंडल कर सके, जिससे बोथ रूटीन्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और संभव यह हो कि संचालन को संभाल सके और उसको संचालित कर सके ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। द ऑपरेटर्स शुड बी ट्रेंड इन व्हाट कॉमन malfunctions may occur, how to recognize them and what step to take when they come। ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि सामान्य खराबी क्या हो सकती है, उन्हें कैसा पहचाना जाए और उनके आने पर क्या कदम उठाए जाए। अब मैं आपको यहां पे बताऊं कि जिस ऑपरेटर्स को हमने सिखाया है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बता दूं। बैंक में
कार्य करने वाले लोग, जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनमें से अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 4-5 साल पे पुरानी बातें हैं, नया नया ऑनलाइन हुआ था, कंप्यूटर्स में लोग काम करना शुरू किए थे। तो यदि गलती से माउस का पोर्ट ढीला हो जाए और माउस ना चले, तो उसके लिए भी वो क्या करते थे इंजीनियर्स, क्योंकि उनके लिए वो कंप्यूटर खराब हो गया है, क्योंकि उनको सिर्फ इतना सिखाया गया था कि आपको स्क्रीन सामने आ जाए तो क्या क्या इनपुट करना है और क्या क्या आउटपुट करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया गया था। तो इसका यह ऑपरेटर मैनुअल का मतलब है कि आप यदि किसी आदमी को बताएं या किसी कोई कंपनी का पर्सन जाए, तो उसको सुव्यवस्थित तरीके से इस तरह से मैनुअली तैयार करें कि अगर थोड़ी बहुत कोई समस्याएं, छोटी मोटी कोई समस्याएं, तो उसको वो आसानी से क्या कर सके, मैनेज कर सके। ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग troubleshooting list to identify possible problems and remedies for them। जब हम ट्रेनिंग दे रहे हों या ट्रेंड कर रहे हों, तो ट्रेनिंग के दौरान आने वाली समस्याओं को किस तरह से संदर्भित किया जाना चाहिए या किस तरह से संदर्भित हों, उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि अगर इसको चलाते चलाते अचानक ये हो जाए तो हो सकता है ये समस्या आ जाएगी। जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते अचानक बंद हो जाती है, तो हमारा ध्यान सबसे पहले किसकी तरफ जाता है, क्या हमारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया है, फर्स्ट। और हम तुरंत टंकी ओपन करते हैं और देखते हैं हिला डुला के कि तेल है कि नहीं। देन अगर है तो फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, हम एक बार चाबी को कट करते हैं और ऑन करने के बाद दोबारा जो सेल्फ है या किक जो भी है लेते हैं। गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई तो फिर हम क्या करते हैं, चोक लेते हैं। इसके बावजूद भी गाड़ी यदि स्टार्ट नहीं हुई तो हम क्या करते हैं, तुरंत अपना जो टूल बॉक्स होता है उसको निकालते हैं और प्लग, क्योंकि चौथा ऑप्शन बचता है प्लग, हम उसको चेक करते हैं। तो ये क्या है, ये आपको किसी ने बताया नहीं है, क्या किया है, आपने इनको अपने अनुभव से सीखा है। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सुना है कि ऐसा होता है, कहीं ना कहीं हमने देखा है, हमको किसी ने प्रशिक्षित नहीं किया। तो हमें ऐसी उनकी निवारण सूची, हमको मतलब ट्रबल शूटिंग करना आना, छोटी छोटी समस्याओं कि अब छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम किसी को ना बुलाएं। as well as the names and telephone numbers of individual to contact when unexpected or unusual problems arise। और ऐसे लोगों की टेलीफोन नंबर्स, उन व्यक्तियों के नाम और उनका पता आपके पास खुद से रखना चाहिए, कंपनी का काम नहीं है, आपको खुद रखना चाहिए कि ऐसी कोई अप्रत्याशित या असामान्य समस्याएं आए तो उन्हें किस तरह से हल किया जाना चाहिए या किस तरह से वो हल होंगी। अब एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, सिस्टम टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस। तो इस क्लास में मैं इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, ब्रीफ में इनको मैं नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तो सिस्टम टेस्टिंग अलग, क्योंकि बड़े बड़े दोनों टॉपिक हैं, और क्वालिटी इंश्योरेंस अलग पढ़ाऊंगा। द सॉफ्टवेयर सिस्टम नीड्स टू बी चेक्ड फॉर इट्स इंटेंड, behavior and direction of progress at each development stage to avoid duplication of efforts, times and cost, overness, and to assume compilation of the system within stipulated time। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है
उसकी जरूरत होती है किसी भी सॉफ्ट इंडेड बिहेवियर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस एट ईच डेवलपमेंट। किसी भी डेवलपमेंट की स्टेज होती है, अगर आपको याद हो एचडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसकी 6 स्टेज 7 स्टेज आपको बताया था मैंने। तो ये सारी की सारी स्टेजेस होती हैं। कोई सॉफ्टवेयर बनता है, उस सॉफ्टवेयर को हम अलग अलग टाइम पे, उसका समय क्या होगा, उसके कार्य करने की प्रणाली क्या होगी, उसको पूरा कब होगा, कब तक उसको हम प्री इंप्लीमेंट कर देंगे, कब वो इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद क्या पोस्ट इंप्लीमेंटेशन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, एंड सो ऑन सो ऑन। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये आपकी इसी के अंतर्गत आती है। सिस्टम टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस मतलब क्या है, हम इंश्योर्ड कराना चाहते हैं कि जो मैंने टेस्टिंग करके दिया है उसकी क्वालिटी इंश्योर्ड है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है, तो कोई भी कंपनी जब कोई सॉफ्टवेयर बनाती है तो ऐसा आश्वासन अपने मैनुअल वो अपने यूजर्स को प्रोवाइड करती है। The software system needs to be checked for its intent, behavior, and direction of progress and each development stage to avoid duplication of efforts, time, and cost, awareness, and to ensure compilation of the system within the stipulated time। मतलब जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना, उस सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ हम अलग अलग तरीके से, हम उनको बार बार वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। जो एक बार प्रॉब्लम्स आई, हम उनकी जितनी भी डुप्लीकेसी है उनको अलग दूर करते हैं, और हम बेसिक सा उसी, ये एक्चुअल में वही रिपीट हो रहा है यहां पर। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम किस तरह से एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना के अपने यूजर्स तक उस चीज को पहुंचाएं। सिस्टम टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योर कम टू एड अप फॉर चेकिंग द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की जांच के लिए सिस्टम टेस्टिंग और उसकी गुणवत्ता का आश्वासन देना किसी भी कंपनी की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। इसके अंतर्गत 2 चीजें होती हैं। पहला प्रोडक्ट लेवल क्वालिटी, जिसको कि हम टेस्टिंग कहते हैं, और दूसरा होता है प्रोसेस लेवल क्वालिटी, जिसको कि हम क्वालिटी इंश्योरेंस या प्रक्रिया स्तर की गुणवत्ता कहते हैं। मतलब पहला सिस्टम टेस्टिंग है और दूसरा है क्वालिटी इंश्योरेंस, तो जिनको हम प्रोडक्ट लेवल क्वालिटी और प्रोसेस लेवल क्वालिटी के नाम से जानते हैं। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं प्रोडक्ट लेवल क्वालिटी अलग पढ़ाऊंगा अर्थात टेस्टिंग, और प्रोसेस लेवल क्वालिटी अर्थात क्वालिटी इंश्योरेंस अलग पढ़ाऊंगा, जिसको कि हम लोग प्रक्रिया स्तर की गुणवत्ता कहते हैं। दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मेन एग्जाम, कंपल्सरी क्वेश्चन, सिस्टम टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस मीन्स इस क्वेश्चन को कंपल्सरी आना ही आना है। तो अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं सिस्टम टेस्टिंग स्टार्ट करूंगा, तो उसको सिस्टम टेस्टिंग में क्या है वो हम देखेंगे। थैंक यू।